उन्होंने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने दिया हर संभव मदद देने का भरोसा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेंगे लोग। प्रदर्शन में लालू मुलायम और शरद समेत कई बड़े नेताओं को हिस्सा लेने की उम्मीद। छात्र संगठन भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में 4 साल के पाठ्यक्रम का विरोध। दिल्ली वालों को आज तेज गर्मी से मिल रही राहत में हो सकता है और इजाफा। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज बारिश के आसार। यूपी की राजधानी से देश की राजधानी पहुंचेंगी रिमझिम फुहारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज में हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी। और खबरों को विस्तार से जानते हैं। पुलिस की लाठियों से पब्लिक को पिटते तो आपने कई बार देखा होगा, खासकर यूपी पुलिस के लिए तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जब पब्लिक को मौका मिलता है तो क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। यूपी के इटावा का ये नजारा है, जहां भीड़ के हत्थे चढ़ गए एक डीएसपी साहब, जिनको लोगों ने दौड़ा कर मारा। डीएसपी साहब लोगों की मान मनव्वल करते रहे, लेकिन भीड़ को जहां से मौका मिला वहीं से उनकी धुनाई शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में डीएसपी साहब की कोई खास गलती नहीं थी, बल्कि ये तो मौके पर शिकार बनकर आ गए थे। दरअसल यहाँ के गांव में सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई, जिससे जलकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति बुरी तरह से झुलस गया। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन 2 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड पहुंचा तब तक गांव वालों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया और उसका गुस्सा निकला डीएसपी साहब पर। गनीमत रही कि इस भीड़ में किसी के पास कोई हथियार नहीं था, वरना ऐसी ही एक भीड़ की चपेट में आकर कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक ने अपनी जान गंवा दी थी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ का शिकार हुए डीएसपी साहब। आए तो थे, वो लोगों की मनवल कर रहे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोग उन पर टूट गए। दमकल की देरी का गुस्सा डीएसपी साहब के ऊपर निकाल दिया। दौड़ा कर पीटा डीएसपी साहब को। अकेले डीएसपी साहब तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं और कोई उनके बचाव के लिए भी नहीं दिख रहा है। लोगों के गुस्से का शिकार हुए और लोगों ने उनके ऊपर जमकर अपनी भड़ास दिखाई। दमकल की देरी से आने का गुस्सा लोगों ने डीएसपी साहब पर उतार दिया। गुस्साई भीड़ का शिकार बन गए डीएसपी साहब। हालांकि अंत तक लोगों को मनाते रहे, लेकिन लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। गाली गलौज भी की गई डीएसपी साहब के साथ। और शीर्षक जुड़े हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शीर्षक, आखिर डीएसपी साहब की पिटाई क्यों कर दी लोगों ने? कात्यायनी, मामला ये था कि एक घर में आग लगी थी गांव में। आग लगने के बाद जो मामला बढ़ा, तब जब प्रशासन की तरफ से थोड़ी लापरवाही बरती गई, फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई, उसके बाद पुलिस की तरफ से जो ढीला ढाला रवैया था, उसके बाद मामला बढ़ा। मामला बढ़ने के बाद गांव वालों एक साथ इकट्ठे हुए, आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर के डिप्टी एसपी की पिटाई कर दी। कात्यायनी, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने डीएसपी साहब की पिटाई की है, क्या किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है? फिलहाल कात्यायनी, अभी तक तो मामला, क्योंकि जो आग लगने के बाद का था, तो उस वक्त इन्होंने कोई भी ऐसी एफआईआर की बात नहीं हुई है। हो सकता है कि अब जांच के बाद एफआईआर करके कार्रवाई की जाए। चलिए शीर्षक आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद एक तरफ विवादों में फंसे श्रीनिवासन जहां इस्तीफा देने से साफ इनकार उन्होंने कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर उनके दामाद मय्यप्पन की रिमांड आज खत्म हो रही है। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच मय्यप्पन को आज मुंबई की किला कोर्ट में पेश करेगी, जहां क्राइम ब्रांच मय्यप्पन की रिमांड और बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो दामाद की फिक्सिंग में फंसे और चौतरफा दबाव के बावजूद हुआ वही जो श्रीनिवासन चाहते थे। जहां बोर्ड मीटिंग हुई, लेकिन सबकी बोलती बंद हो गई। श्रीनिवासन ने बोर्ड का काम तो छोड़ दिया, लेकिन रिमोट अपने हाथ में रखा। सवाल यह है कि क्या इस तरह से सुधरेगी क्रिकेट की तस्वीर? तो रिपोर्ट P7 न्यूज। जहां तो करीब 3 घंटे से भी ज्यादा चेन्नई में बीसीसीआई की बैठक चली, आखिरकार श्रीनिवासन की ही चली। वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। हाँ, डालमिया को काम पर जरूर लगा दिया गया है। सबसे अहम तो ये कि बिंद्रा को छोड़कर किसी ने भी श्रीनिवासन से इस्तीफा भी नहीं मांगा। अब बिंद्रा के इस दावे को भी श्रीनिवासन ने गलत बताया है।
बीसीसीआई की बैठक में श्रीनिवासन ने मुद्दे की जानकारी दी, मगर किसी भी सदस्य ने श्रीनिवासन का इस्तीफा नहीं मांगा। तो श्रीनिवासन कुर्सी छोड़े न छोड़े, पर इस मुद्दे पर कोषाध्यक्ष का पद छोड़ चुके अजय शिर्के ने साफ कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। जबकि मीटिंग में श्रीनिवासन का विरोध करने वाले इकलौते सदस्य ने इस बैठक को सरासर ड्रामा करार दिया। No, I am personally not satisfied. Expectation was that there will be a credible way forward, but in my opinion, it's not going to happen. So, whatever the decision has been taken, I feel in my limited knowledge about law that it is not within the framework of the Constitution. I don't get upset. I was only one who was asking for his resignation along with Ajay Shirke. और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में एसिड हमले का शिकार प्रीति राठी का शव आज मुंबई से दिल्ली लाया जाएगा। इस बीच परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। प्रीति राठी पर 2 मई को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक हमलावर ने तेजाब फेंका था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रीति राठी को मुंबई में आर्मी अस्पताल में नौकरी मिली थी और वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंची थी, लेकिन बांद्रा स्टेशन पर उतरते ही उस पर एक हमलावर ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस को शक है कि हमलावर भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जिसमें प्रीति सवार थी। हैरानी की बात यह है कि मुंबई पुलिस को अब तक हमलावर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और क्या कहना है प्रीति के पिता का, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, आश्वासन दिया है न्याय तो तब समझेंगे जब वो कल कुछ पकड़ा जाएगा। बाकी हम कल जो है अपने होम मिनिस्टर से मिले महाराष्ट्र से, आदमी साहब से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है कल कुछ हम सीबीआई की हमने जांच की, वो सीबीआई की जांच मान ली गई है और वो कह रहे थे कि सोमवार से आज या कल से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो हम तो तभी संतुष्ट होंगे जब कल कुछ पकड़ा जाएगा। बाकी है कि ये तो उन्होंने हमें कहा है कि सीबीआई हमारी जो मांग थी वो मान ली गई है और कल से काम भी शुरू करेगी, ऐसा हमारे को बोला है। और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। संतोष, एक तरफ तो आर पाटिल ने भी ढांढस बंधाया है, हर मुमकिन मदद दी जाएगी और ऊपर से पुलिस का भी कहना है कि वो लगातार जांच कर रही है, लेकिन क्या लगता है कब मिल पाएगा प्रीति को इंसाफ? 2 मई से पूरा लगभग 1 महीना बीत गया है इस पूरी वारदात को। देखिए, बिल्कुल कात्यानी, ये जो हादसा हुआ था उस समय सीसीटीवी के जरिए जानकारी मिली थी। पेटी में हमलावर की पूरी जो एक तरीके से केस तैयार करवाया था, वहाँ पर मौजूद कुछ गवाहों ने भी पुलिस को बताया था। उसके बावजूद पुलिस अब तक हमलावर तक नहीं पहुँच पाई। हालांकि एक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया था। रेलवे पुलिस ने बताया कि पहले यही व्यक्ति है जो जिसने हमला किया था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के उसके खिलाफ वो पुलिस नहीं दिखा पाई। कर सकते जो है ये मान लिया गया कि ये वो आरोपी नहीं है। पुलिस 80 आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन प्रीति राठी लगातार जो है अस्पताल में भर्ती रही। उसके हालात जो है बिगड़ते रहे और आखिरकार उसकी मौत हो गई। जो उसके माता पिता है वो लगातार इस मामले को लेकर इंसाफ की मांग करते रहे, लेकिन प्रीति राठी के हमलावर को अब तक नहीं पकड़ा गया। हालांकि अब उसकी मौत के बाद किस तरीके से चौतरफा विरोध हो रहा है, उसके बाद अब आर पाटिल के परिवार के लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने हालांकि भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस मामले में जो है आरोपी को पकड़ा जाएगा। परिवार का ये भी कहना है कि चूंकि रेलवे पुलिस जो है इस मामले में इतनी तेजी से काम नहीं कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की जानी चाहिए ताकि असली आरोपी को पकड़ा जा सके और प्रीति को जो है वो इंसाफ मिल सके। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और आइए इसी के साथ फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों का डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है और उनका मकसद है गोली की ताकत से सत्ता हथियाना। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का। हमारे रायपुर संवाददाता समरेंद्र शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमन सिंह ने साफ साफ कहा कि बिना किसी दबाव में आए नक्सलियों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। नक्सलियों का डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है, प्रजातंत्र पे उनका भरोसा नहीं है। प्रजातंत्र को जड़ से उठाना उनका टारगेट कोई दंतेवाड़ा नहीं है। उनका टारगेट दिल्ली की सरकार में सत्ता का हस्तांतरण बंदूक की गोली से करना है।
ये छोटा लक्ष्य नहीं, ये बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहा है, हम इसको रोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान का केंद्र बिंदु है इस पूरी लड़ाई का। कोई शक्ति उन्हें झोंक दिए, जानते हैं कि उनका हार होना है तो छत्तीसगढ़ से होना है, उनको लौटना है तो छत्तीसगढ़ से, और यही होगा भी। और इसलिए पूरी शक्ति लगा के हमें तोड़ना चाहते हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। मगर ऐसे मौके पर हम कमजोर होंगे नहीं, मजबूती के साथ खड़े होंगे और कठोरता के साथ इस नक्सल इस घटना में पर्टिकुलर जो लगे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दिलाने का भी। और उधर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना मुद्दे पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 सांसदों समेत 3 नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर टीआरएस का दामन थाम लिया है। हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान और आजादी के 65 साल बाद भी देश में पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तीसरे न्यूज पर मध्य प्रदेश के गांव की दिल दहलाने वाली खबर दिखाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार नींद से जागी। तीसरे न्यूज की मुहिम के बाद अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडौरी के भंवरखंडी गांव के लोगों को पानी के लिए मौत से नहीं खेलना पड़ेगा। हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है? क्यों हंगामे के बाद ही जाती है सरकार? हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नोएडा से डर लगता है। ये बात एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद आ रहे हैं, जहां वो गाजियाबाद और नोएडा के छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। गाजियाबाद के 5,598 और नोएडा के 2,406 छात्रों को लैपटॉप बांटा जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि तैयारी के दौरान बर्बादी का जो नजारा देखने को मिला उसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक तरफ शहर बिजली और पानी के लिए तरस रहा है, वहीं कार्यक्रम स्थल पर दिन भर कई पंखे चलते रहे, साथ ही पीने के पानी को बेतरतीब तरीके से बहाया जा रहा है और इसके साथ ही कई नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया है। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा, कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता घर में नजरबंद हैं। विरोध प्रदर्शन के डर से प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि अखिलेश यादव को जरूर डर लगता है नोएडा से, लेकिन तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के नेता, उनको नजरबंद कर दिया गया है विरोध के डर से। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता घर में नजरबंद हैं। विरोध प्रदर्शन के डर से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। गाजियाबाद में आज अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, छात्रों को लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम है। गाजियाबाद और नोएडा के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। अखिलेश यादव ये लैपटॉप बांटेंगे। गाजियाबाद में विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर छापे भी मारे गए और कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता घर में नजरबंद कर दिए गए। अमित राणा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मिल रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है अमित? काफी मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सीएम अखिलेश यादव आज यहाँ आने वाले हैं और छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे, ऐसे में जिस तरीके से पानी को बहाया गया है और जिसके लिए इंडियन लाइट यूज की गई है, जो सबसे बड़ी यूपी की समस्या खासकर बात की गई गाजियाबाद की, तो यहाँ लगभग 2,000 मेगावाट बिजली की मांग है और लेकिन यहाँ उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सीएम के आने के लिए जो तैयारी करनी आप देख सकते हैं कि किस कदर उस बिजली की जो इनके द्वारा बिजली का दिन में भी मुश्किल रहा है, पंखे चल रहे हैं, वही पानी की किल्लत से पीएच से तरस रहा है। उसके बावजूद जो जितने भी विभाग है, जल विभाग है, वहाँ टैंकर लगाकर छिड़काव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरीके से अभी सीएम जो आने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद की नई बस्ती में लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, बच्चे भी। लेकिन अमित, सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर इसको क्या समझा जाए, तानाशाही रवैया समझा जाए जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया है घरों में? जी कैप्टन, बिल्कुल सही होगा कि ये तानाशाही है, क्योंकि जिन लोगों को बंद किया गया है कांग्रेस और बीजेपी के कुछ बड़े नेता है, उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। रीजन उसके पीछे कुछ दिन पहले ही नई बस्ती में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, जिसमें 7 लोगों की, एक ही परिवार के 7 लोगों की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। तो उसका विरोध प्रदर्शन ये लोग करना चाह रहे थे। सीएम के सामने रखना चाह रहे थे, इसका पूरा विरोध करना चाह रहे थे। उसकी सीआईडी मांग की बात भी उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन कल रात लगभग 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक पुलिस वालों ने उनको समझाया, लेकिन जब ये नहीं माने तो उनको नहीं। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नोएडा से डर लगता है, ये बात एक बार फिर जग जाहिर हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद आ रहे हैं और वहां वो गाजियाबाद और नोएडा के
छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। गाजियाबाद के 5,598 और नोएडा के 2,406 छात्रों को लैपटॉप बांटा जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे।